तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th NCERT मैथ में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ICF दिया गया आपको 306 और 657 का 9 और LCM 306 657 का आपसे पूछा गया है। तो इसको हल करने के लिए देख लो। तो यहाँ पे दिया गया है HCF हम लोग सभी जानते हैं महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक देखते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। HCF दिया गया है 9 और संख्या जो पहली संख्या दी है, पहली संख्या जिसे हम लोग A नंबर कहते हैं वो हमें दे रखी है 306 और जो दूसरी संख्या है B जो कि हमें दे रखी है 657 और हमसे पूछा गया LCM पूछा गया है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था पिछले वीडियो में, HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई है वो बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। हमें यहाँ से LCM देखिए निकालना है, LCM याद करो। तो LCM बराबर हो जाएगा LCM हमें चाहिए तो A गुणा B वहीं पे रहेंगे, बराबर वहीं पे रहेगा। ये जो HCF है इधर गुणा कर रहा था तो इधर दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। पक्षांतर इसी कहते हैं जब कोई पद बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ या दूसरे पक्ष में जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह कैसे बदलता है? जो गुणा है उसका दूसरे तरफ जाने पर भाग और भाग है तो दूसरे तरफ जाने पर गुणा हो जाता है, और प्लस है तो दूसरे तरफ जाने पर माइनस और माइनस है तो दूसरे तरफ जाने पर प्लस हो जाता है। केवल इन्हीं चिन्हों का प्रयोग बार बार पक्षांतर में होता रहता है। ये दोनों आपस में चेंजिंग करते हैं और ये दोनों प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा। उसके बाद हम वैल्यू हम इसमें पुट कर दें। ए की वैल्यू है 306 और बी की है 657 और HCF हमें 9 दिया था। तो 9 से इसमें से कोई सी भी एक संख्या काट सकते हैं। चलो इसको काट लो, कट दोनों जाएंगे क्योंकि HCF है। तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 कितना बचा यहाँ पे? 2, 27 हो गए, 9 3 जा 27, तो 73 बार गया है। क्या क्या बचा लिख दो। 306 यहाँ पे रह गए और यहाँ पर 73। इनके ज़रा गुणा कर लो। इनके गुणा यहाँ पे हम लोग अलग से कर ले, बाद में यहाँ पे आंसर लिख देंगे। 306 और 73 का आपको गुणा करना है। तो देख लीजिए, पहले 3 का करो, 3 छक्का 18, 3 3 9, 7 का गुणा कर देंगे, 7 छक्का 42 और 7 21, जोड़ लो 8 3 22,338 इसका आंसर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से इसी वीडियो में अगले क्रम में चलते हुए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। प्राकृत संख्या आप लोग समझते हैं, जैसे 5 है, 10 है, 9 है, 11 है, 12, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। लेकिन प्राकृत संख्या n, कोई भी प्राकृत संख्या n हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उस प्राकृत संख्या n के लिए जो संख्या है ना 6 पे घात n, 6 रहेगी, 6 तो रहेगी आधार में 6 रहेगी और पावर जो n दिया गया है, तो n की जगह पर कोई प्राकृत संख्या हो सकती है। तो वो वाला जो अंक है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लें, यहाँ पे हमें संख्या 6 दे रखी है, पावर n है, तो 6 पर घात हम पहले प्राकृत संख्या 1 लगाएं, 6 आ रहा है। अब की बार नेक्स्ट टाइम पे 2 लगाएं तो 36 आ रहा है। 6 पर घात 3 लगाएं तो 16 आएगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि बार बार 6 आ रहा है। कहाँ पे ख़त्म हो रही? 6 पर। हम केवल अभी इसको समझ रहे हैं, लेकिन NCERT ने इसको और तरीके से लगाने को बताया है। हम लोग इसको लगाएंगे इस तरीके से। हमें दिख तो वैसे भी रहा है कि यहाँ 6 पर घात n है, ये कभी हो ही नहीं सकता ख़त्म। क्यों?
क्योंकि नहीं जीरो पे ख़त्म होगा, इकाई अंक जीरो नहीं आएगा, क्योंकि 6 पर घात 1 करो, 2 करो, 3 करो, कुछ भी करो, पीछे हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 6, ख़त्म तो नहीं होगा। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे दूसरे तरीके से। दी गई है कि जो शून्य पर ख़त्म करने के लिए, तो कैसे लिखोगे? इसका हल है शून्य अंक पर समाप्त। समाप्त का अर्थ है शून्य अंक पे समाप्त होने का मतलब हो गया कि इकाई अंक। कौन सा? इकाई अंक। शून्य अंक पर समाप्त होने का अर्थ है इकाई अंक। इकाई अंक कितना होना चाहिए? शून्य अंक पर समाप्त होने के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है कि 10, 100, 1000 इस टाइप के अंक होने चाहिए, 10, 100, 1000। तो इसके लिए जब 10, 100, 1000 हमें इस टाइप के अंक होंगे तभी तो देखिए शून्य पे समाप्त हो रही संख्या। तो इस पर समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके जो गुणनखंड हैं, क्या है? गुणनखंड। इसके गुणनखंड कैसे होने चाहिए? देखिए 10 में कितने खंड आ रहे हैं? 2, 5। 100 में कितने आएंगे? 2, 5 डबल डबल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 2, 5 अवश्य होना चाहिए। 2 और 5 नहीं होंगे तो शून्य पे समाप्त नहीं होगा। अगर अकेला 5 है तो भी नहीं समाप्त होगा, और अकेला 2 है तो भी नहीं समाप्त होगा। दोनों आवश्यक हैं, 2 और 5। अगर जो 2 और 5 एक बार हैं तो एक 0 आएगा, और 2 और 5 दोनों डबल डबल हैं तो 2 0 पे समाप्त हो जाएगा, इकाई दाई दोनों ही 0 हो जाएंगे। अगर जो 3 है, 2 भी 3 है और 5 भी 3 बार है तो 3 0 पे समाप्त हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा पे समाप्त होगा। तो कुल मिलाकर ये सब बातें हैं। तो शून्य अंक पर समाप्त होने के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए, और इसके लिए आवश्यक है कि 10, 100 या 1000 जो गुणनखंड हैं वो कैसे होने चाहिए संख्या के? 2 और 5, 2 और 5 के ही गुणनखंड होना चाहिए। तो जब 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, परंतु 2 और 5 होना चाहिए, परंतु 6 पर घात n बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 3, घात n लगी हुई है तो 2 पर घात ये n है, यहाँ से उतर के इस पे आ जाएगी और इस पर भी आ जाएगी। ये घातांक वाले नियम हैं, उनके द्वारा ऐसा हो जाता है। ये वाली n यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये 2 पर घात n, 3 पर घात n, तो इसमें केवल फैक्टर कौन से तुम्हारे बन रहे हैं? 2 तो बन रहा है, 2 तो दिखाई दे रहा है, और 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने अभी आपको बताया 2 और 5 अवश्य होने चाहिए तभी शून्य पे समाप्त होगा। इनमें एक भी कम है तो नहीं होगा, केवल 5 होगा तो भी नहीं होगा, केवल 2 होगा तो भी नहीं होगा। तो क्या आवश्यक है? 2 और 5 दोनों। तो लिखेंगे परंतु इस वाली संख्या में कौन कौन से हैं? 2 ही गुणनखंड है, 5 नहीं। अतः शून्य अंक पर 6 पर घात n अंक समाप्त नहीं हो सकता। शून्य अंक पर समाप्त नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमने बताया था दोनों अंक होने चाहिए, 2 और 5 ये दोनों गुणनखंड हों। वहाँ पे 2 ही है, 5 है नहीं, तो इसलिए बेटा ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है, आपको समझाना है क्या
कि ये जो संख्या दी गई है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, एक संख्या ये है, दूसरी ये दी गई है 7 गुणे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्यों ये वाली संख्याएं उन्होंने कह दिया भाज्य हैं, लेकिन हैं क्यों, ये बात हमें समझानी है। भाज्य संख्याएं कैसे होती हैं, हम लोग सीधा सीधा देख के बताएं तो ऐसे बता सकते हैं, सीधा सीधा देख के बताना चाहें तो यदि कोई आपको इस टाइप की संख्याएं दी गई हों और 7 गुणे 11 गुणे 13, इसमें देख लीजिए जो भी फैक्टर है, जो भी 7 11 और 13 तीन फैक्टर हैं, तीन अभाज्य गुणनखंड हैं 7 11 13, इनमें कोई सा भी आप ऐड कर दें, जैसे प्लस 13 इसमें ऐड है तो समझ लीजिए ये संख्या भाज्य ही होगी, या इसमें प्लस 11 होता या इसमें प्लस 7 होगा तो भाज्य होती। और यहाँ पर देख लीजिए 5 है और इसमें 5 गुणनखंड है तो भी भाज्य है, लेकिन हमको थोड़े और तरीके से इसको समझाना है कि भाज्य क्यों है। देखिए यहाँ पर हमने संख्याएं लिखी, पहली संख्या लिखें हल करने के लिए, फर्स्ट नंबर लिखते हैं 7 गुणा 11 13 प्लस 13, इसको हम लोग सॉल्व करें तो 7 गुणे 11 13, इनमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है 13, 13 इसमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे क्या बचा 7 गुणे 11 प्लस 1 13, तो 7 11 और 7 का गुणा क्या होगा 77, तो 13 गुणे 77 और 1 कितने होते हैं 78। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस संख्या में देखिए 13 जब इसमें दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में इसको लिख रहे हैं हम लोग, तो 13 और 78, ये देखिए 78 से भी विभाज्य है 13 से भी विभाज्य है, तो यहाँ पर ये संख्या 13 से विभाज्य हो रही है। जब ये संख्या 13 से विभाज्य हो रही है तो ये कैसी हो गई भाज्य संख्या। यहाँ 13 संख्या 78 का, पर जो 13 है संख्या 78 का गुणक है, और जब गुणक है तो सीधी सी बात है, अतः यह संख्या जो पूरी टोटल संख्या है इनका जब गुणा करके जो संख्या प्राप्त होगी, यह संख्या 13 से पूर्णतः या पूर्णतया विभाज्य होगी, विभाज्य। अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। एक बार फिर से जल्दी से समझ लीजिए, यहाँ पे जो आपको संख्या दी गई थी, पहले हमने संख्या नोट की, अब हमने देखा यहाँ बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर एक नंबर ये है प्लस करके 13, ये दो नंबर्स हैं अभी, तो इन दोनों में से हमने देखा 13 कॉमन मिल रहे हैं, हमने अवेयरनेस ले लिए, तो यहाँ पे 7 गुणे 11 प्लस 1 हो गए, यहाँ पे 1 यहाँ पे रह जाएगी जब कॉमन लेंगे, तो 11 7 77 होते हैं, और ये एक इसमें जुड़ गया 78 हो गए। तो 13 और 78 का गुणा चाहे करके देख भी सकते हो, करना चाहो तो, नहीं करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 13 78 का गुणक है, तो इसमें 78 में गुणा कर रहा है 13, तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या जो हो रही है वो 13 से विभाज्य हो रही है। तो जब ये 13 से विभाज्य हो रही है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या, यही तो हमें बताना था। सेम इसी टाइप का इस क्वेश्चन में हो जाएगा। ये आप लोग चाहें तो होमवर्क में लगा के देख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे देख लो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग ये संख्या लिखें, 7 गुणे 6 5 4 3 2 1 फिर प्लस 5, इसी टाइप से इसको लगा लो। यहाँ 5 कॉमन मिल रहा है, 5 ले लो कॉमन, क्या बचेगा 7 6 4 3 2 और 1 प्लस 5। देखिए ऐसे इनके गुणा कर लो, 1 का गुणा 2 एकम 2, 2 3 6 चौक 24, ठीक है, इनका गुणा 24 हो गया, और 24 और इधर ये 42 थे। अभी एक हमें और जोड़ना है इसमें, 5 ये गुणक वैसे बन तो चुका है, फिर भी इनका गुणा कर लो, 42 और 24 का गुणा, 4 दूनी 8 4 चौक 16, 2 दूनी 4
2 चौकू 8, जोड़ लो 8, 6 4 10, 8 9 1 10, 1008 ये बन जाएंगे, प्लस एक अभी और है, कितने हो जाएंगे 1009। यहाँ पे देख लीजिए फिर से गुणक आ गया इसी टाइप से, इसकी भी भाषा हम लोग लिख देंगे। यहाँ इस संख्या में 5 1009 का गुणक है, यानी यहाँ पे 2 गुणनखंड बन रहे हैं, एक ये 5 बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो जब कोई संख्या 2 गुणनखंडों के रूप में लिखी हुई, इसका मतलब वो किसी न किसी एक से विभाजित हो जाएगी, चाहे 1009 से समझ लो चाहे 5 से समझ लो। जब ये संख्या विभाजित हो रही है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, अतः ये संख्या भाज्य है, ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है। देखिए कैसे हो रही है, अगर जब इसमें 5 से भाग लगाएं तो देखो कट नहीं रही है। अब जब कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित हो जाती पूर्णतः, तो वो संख्या कैसी होती है, भाज्य संख्या। यहाँ पर ये भाज्य संख्या है। इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए। इस एक्सरसाइज का ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है, ये जब समाप्त हो जाएगी तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन 7 में बेटा आप अपनी बुक उठाकर देख सकते हैं, उसमें ये दिया गया है किसी खेल के मैदान में, किसी एक खेल के मैदान में कौन कौन है, एक सोनिया है, एक रवि है। तो किसी खेल के मैदान में एक ही दिशा में, ये समझ लेंगे, ये खेल का मैदान है, एक ट्रैक पर कौन दौड़ रहा है, सोनिया, और एक पर रवि। तो ये दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, दोनों देखिए दोनों दौड़ रहे हैं, एक स्थान पर साथ साथ दौड़ना उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये पहले नंबर पे सोनिया दौड़ रही है, तो सोनिया कितने मिनट में एक चक्कर लगा रही है, 18 मिनट में। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और दूसरा रवि को घूमने में कितने, एक चक्कर लगाने में टाइम लगता है 12 मिनट। और दोनों को साथ साथ यहाँ से घूमने को कह दिया गया, दोनों को अपना राउंड या चक्कर लगाना है। तो बताना ये है कि जब वो प्रारंभ में दोनों साथ साथ घूमना शुरू किए हैं, तो जब साथ साथ घूमना शुरू किए हैं तो वो जो एक है ना रवि, वो जल्दी चक्कर लगा लेता, तो रवि आगे निकल जाएगा, सोनिया पीछे रह जाएगी। लेकिन ऐसा होते होते जब वो चक्कर राउंड पे रहेंगे तो कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो जब वो पुनः मिलेंगे, ये बात पता करने के लिए क्या करें हम लोग, टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग एलसीएम से लगाते हैं, उनका लासा ले लो, बस पता लग जाए वो दोबारा कब मिलेंगे। तो लासा लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो 18 संख्या दी गई है सोनिया वाली, तो ये जो 18 संख्या है इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम लेने के लिए फैक्टर करना, चाहे फैक्टर कर लो, चाहे वृक्ष गुणनखंड विधि से लगा लो। तो वृक्ष गुणनखंड विधि से हम इसके फैक्टर तोड़ेंगे, तो 2 और 9, 2 और 9 होंगे। अब इसको तोड़ोगे तो 9 के हो जाएंगे 3 गुणा 3, टूट चुके हैं। तो 18 के खंड कितने हो गए, 2, देखिए 2 3 और ये 3। इसी तरीके से 12 के क्या होंगे, 12 के हम लोग करें 2 और 6। अब 6 के जब करेंगे तो 3 और 2, तो इसके हो गए 2 गुणा 3 गुणा 2, ये किसके हो गए बेटा, 12 के। तो दोनों के गुणनखंड हम लोग कर चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर चुके हैं। तो इनका हमें एचसीएफ चाहिए, नहीं एलसीएम। तो एलसीएम किसका किसका चाहिए, 12 18 और 12 का। तो 12 और 18 का एलसीएम देखिए क्या आ रहा है। सबसे पहले तो इनमें जो संख्या मिल रही है उसको लिखो, जैसे 2 और 2, एक बार 2 आ जाएगा। और एक 3 मिल रही है, एक इसमें भी 3 मिल रही है। अब जो रह गए हैं, जो नहीं मिल रहे हैं, उनको भी लिख दो। इसमें 3 छूट रहा है और इसमें 2 छूट रहा है, इनके गुणा कर लो, 2 3 6, 3 दूनी 6, तो 6 छंग 36। तो हम लोग समझ लेंगे वो कब दोबारा मिलेंगे, नहीं 36 मिनट बाद। सोनिया और रवि पुनः इसी ट्रैक पर घूमते घूमते कितनी देर बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद पुनः मिल जाएंगे। तो जब वो पुनः मिल जाएंगे कोई बात नहीं, तो इसीलिए हम लोग भी अब अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, देखते हैं हम लोगों को कितना टाइम लगता है, 36 मिनट लगते हैं या कुछ और समय लगता है। तो हम लोग पुनः इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।